हेलो एवरीवन, हाउ आर यू? कैसे हैं आप लोग? अच्छे हैं? पढ़ाई अच्छे से चल रही ना? रिवीजन अच्छे से हो रहा है आपका? ठीक है। तो आज अपने वीडियो लेक्चर में हम डिस्कशन करेंगे वेक्टर और 3D के कुछ इंपॉर्टेंट प्रोफाइल्स का, और ये क्वेश्चंस आपके जो एडवांस के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए वन बाय वन डिस्कशन करते हैं। तो मेरा सजेशन ये है कि आप लोग पहले क्वेश्चन को देख के पहले अटेम्प्ट करें, और इनकेस कहीं पर फंसते हैं तो उसके बाद आप सोल्यूशन को देख सकते हैं। ठीक है ना? A vector R is equally inclined with the vector A equals to this, B equals to this and C equals to this. तो क्वेश्चन ध्यान से देखिए, आपको इस क्वेश्चन में आपको तीन वेक्टर्स गिवन है A B C, है ना? और आपसे बोला गया है कि आपसे बोल रहे हैं एक वेक्टर R है जो तीनों वेक्टर A B C से इक्वली इंक्लाइंड है, एंड यू टू फाइंड आउट द वेक्टर R and A. Okay. Now look at these three vectors. A is this, B is this and C is this. The first key observation is modulus of A. आप किसी भी वेक्टर का मॉड देखें तो रूट अंडर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 आ जाएगा। आप चाहे B का मॉड देखें, B का मॉड भी 1 है, और C जो है C का मॉड भी 1 है। यानी तीनों वेक्टर्स कैसे आपके यूनिट मॉडुलस के हैं। तो ये तो फर्स्ट ऑब्जर्वेशन है। और साथ ही साथ अगर आप A डॉट B की बात करें, A डॉट B, तो देखिए क्या आएगा, साइन थीटा माइनस साइन थीटा कॉस थीटा प्लस साइन थीटा कॉस थीटा, जीरो आ जाएगा। A डॉट B जीरो है, और B डॉट C तो ऑब्वियसली जीरो आएगा क्योंकि B जो है I और J मतलब XY प्लेन का वेक्टर है, और C जो है वो Z एक्सिस के अलोंग है। तो B डॉट C भी जीरो आएगा और C डॉट A भी जीरो आएगा। सेम रीजन, क्यों? क्योंकि A और B XY प्लेन के वेक्टर है और C जो है Z एक्सिस के अलोंग है। तो इन दोनों बातों से एक बात समझ में आ गई कि ABC कैसे वेक्टर है। ABC है म्यूचुअली परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर्स हैं। यानी ABC यूनिट वेक्टर्स भी हैं और म्यूचुअली परपेंडिकुलर भी हैं। अब R स्पेस का कोई वेक्टर है जो ABC तीनों से इक्वल एंगल बनाता है, तो वो एंगल आपको पता लगाना है ना? तो जब ABC आपके यूनिट वेक्टर है और म्यूचुअली परपेंडिकुलर है, तो वो वेक्टर जो तीनों से इक्वल एंगल बनाएगा, उस वेक्टर को हम विदाउट लॉस ऑफ जनरलिटी ले सकते हैं। देन R को हम एज्यूम कर सकते हैं सम टाइम्स ऑफ A प्लस B प्लस C। तो वो तीनों स्केलर सेम होंगे। जैसे स्पेस थ्योरम में हम लोग लिखते थे ना, R इक्वल्स टू ऐसे लिखते थे, R इक्वल्स टू अल्फा A प्लस बीटा B प्लस गामा C। अब ABC तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर है, तो यहाँ से तीनों स्केलर्स की वैल्यू सेम आ जाएगी, अल्फा बीटा गामा। और यहाँ पर हमें एंगल निकालना है, तो हम कोई भी पर्टिकुलर वेक्टर ले सकते हैं। मैग्नीट्यूड मतलब अल्फा को मैंने 1 ले लिया, तो इससे कोई इफेक्ट पड़ेगा नहीं। तो R मेरे पास आ गया A प्लस B प्लस C, है ना? अब R का A से एंगल निकालना है। देन एंगल बिटवीन R एंड A, तो बच्चों cos थीटा से निकाल लेते थे। cos थीटा क्या हो जाएगा, R डॉट A अपॉन मॉड R मॉड A। ठीक है ना? तो R का A से डॉट ले लीजिए। तो R का A से डॉट लेंगे तो क्या आ जाएगा आपके पास, R डॉट A मतलब A प्लस B प्लस C का A से डॉट, A प्लस B प्लस C का A से डॉट लेंगे तो A डॉट A आ जाएगा मॉड A स्क्वायर, है ना? A डॉट A प्लस A डॉट B, R की वैल्यू पुट कर दी है, प्लस A डॉट C। नीचे आ जाइए, नीचे मॉड R मतलब मॉड ऑफ A प्लस B प्लस C। तो मॉड ऑफ A प्लस B प्लस C निकालना हो तो आप इसका स्क्वायर ले लीजिए, तो मॉड A स्क्वायर प्लस मॉड B स्क्वायर प्लस मॉड C स्क्वायर प्लस दो का डॉट प्रोडक्ट सारे जीरो हो जाएंगे। तो मॉड ऑफ A प्लस B प्लस C, ये वैल्यू आपको मिल जाएगी रूट 3, है ना? और A यूनिट वेक्टर तो ये 1 आ जाएगा। A डॉट A इटसेल्फ डॉट मॉड स्क्वायर, ये क्वांटिटी बनेगी मॉड A का होल स्क्वायर, मॉड A का स्क्वायर 1 आ जाएगा। A डॉट B 0, A डॉट C 0। तो cos थीटा की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 1/√3। देन व्हाट इज द एंगल बिटवीन R एंड A? दैट एंगल इज इक्वल टू cos इनवर्स 1/√3। आ रही है बात बच्चों समझ में? तो R का A से एंगल बोले, B से C से, तीनों का सेम एंगल बनाएगा। वो एंगल कितना है, cos इनवर्स 1/3। ठीक है ना बच्चों? अच्छा, अब आप ये सोचिए, अगर हम यहाँ पर 5 टाइम्स भी ले लेते तो कोई फर्क थोड़ी पड़ेगा। 5 टाइम्स लो तो 5 यहाँ भी आएगा, ऊपर भी आएगा, नीचे भी आएगा, तो ऊपर नीचे से कैंसिल हो जाएगा। ठीक है ना? और ये आप प्रूफ कर सकते हैं, ये आप ऐसे प्रूफ कर सकते हैं। एक बार जैसे आप इंटरेस्टेड है कि सर तीनों स्केलर इक्वल कैसे आ गई, तो बात डाइजेस्ट ही नहीं हुई, तो आप एक बार इसमें A से डॉट ले लें, डॉट बाई A, एक बार B से डॉट ले ले, एक बार C से डॉट ले ले, तो आपको ये रिजल्ट मिल जाएगा, अल्फा इक्वल्स टू बीटा इक्वल्स टू गामा। ठीक है ना?
चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम पर। Next problem, a straight line passes through a point P whose position vector is vector P is parallel to the vector which is equally inclined to two unit vectors A and B। तो आपसे बोला एक लाइन है, एक पॉइंट से पास होती है, उस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर P दे रखा है और लाइन एक वेक्टर के पैरेलल है। लाइन इज पैरेलल टू वेक्टर एंड दैट वेक्टर इज इक्वली इंक्लाइंड टू टू वेक्टर्स A एंड B। ठीक है ना। तो जो वेक्टर है वो ए और बी दोनों से इक्वल एंगल बनाता है, ए और बी से दोनों से इक्वल एंगल बनाता है। तो ए एक यूनिट वेक्टर ले लिया, बी दूसरा यूनिट वेक्टर ले लिया और वो वेक्टर जो दोनों से इक्वल एंगल बना रहा है, तो ऑब्वियसली क्या ए और बी की हेल्प से आप क्या बना लो, रोम्बस बना लीजिए। तो रोम्बस का जो डायगोनल होता है वो इंटीरियर एंगल को बाइसेक्ट कर देता है। तो इनके अलोंग वेक्टर क्या है, ए कैप प्लस बी कैप। तो इट मीन्स दैट हमको जो लाइन निकालनी है वो P से पास होती है और किसके अलोंग ट्रेवल करती है, ए कैप प्लस बी कैप के अलोंग। तो लिख देंगे रिक्वायर्ड लाइन इज ट्रेवलिंग अलोंग ए कैप प्लस बी कैप, इसके अलोंग ट्रेवल कर रही है। देयरफॉर इक्वेशन ऑफ लाइन, लाइन की इक्वेशन क्या आ जाएगी बच्चों, P से पास होती है और ट्रेवल करती ए कैप प्लस बी कैप के अलोंग। लाइन की इक्वेशन हमने लिख दी है। अब आपको क्या करना है, द डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट Q विद पोजीशन वेक्टर Q फ्रॉम द लाइन। अब आपको लाइन की डिस्टेंस निकालनी एक पॉइंट से। लाइन कहाँ से पास होती है, लाइन P पॉइंट से पास होती है जिसका पोजीशन वेक्टर P है एंड लाइन इज ट्रेवलिंग अलोंग द वेक्टर ए कैप प्लस बी कैप। और इस लाइन के आपको एक पॉइंट Q से डिस्टेंस निकालनी, इसका पोजीशन वेक्टर Q है, ये वाली डिस्टेंस निकालनी, दिस वन डिस्टेंस मतलब ये परपेंडिकुलर की लेंथ, ये D निकालना है। तो इसलिए मैंने काम किया, P को Q से कनेक्ट कर दिया, P को Q से कनेक्ट कर दिया और ये वेक्टर QP डिफाइन कर लिया। QP वेक्टर बच्चों क्या आएगा, QP वेक्टर आएगा Q माइनस P, पोजीशन वेक्टर ऑफ फाइनल माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ इनिशियल। तो इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड यानी QP लेंथ कितनी आएगी, मॉड ऑफ Q माइनस P, है ना। और क्वेश्चन को रिलेट करने के स्टार्ट करने के लिए मैं इस एंगल को थोड़ी देर का थीटा सपोज कर लिया और इस फुट ऑफ परपेंडिकुलर को M बोल दिया। यूजिंग ट्रायंगल PQM, हमको D निकालना है ट्रायंगल PQM से। यूजिंग ट्रायंगल PQM, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है। तो बच्चों D क्या आएगा, परपेंडिकुलर इक्वल्स टू क्या होता है, हाइपोटेन्यूस साइन थीटा, मॉडुलस ऑफ Q माइनस P इनटू साइन थीटा, ये D आ गया। ठीक है, अभी एक फाइट है, थीटा प्रॉब्लम में गिवन नहीं था, थीटा मैंने इंट्रोड्यूस किया। तो थीटा किनके बीच का एंगल है, थीटा इज द एंगल बिटवीन द वेक्टर्स QP एंड A प्लस B। थीटा जो है इनके बीच का एंगल है। Q माइनस P एक वेक्टर है, दूसरा वेक्टर है A कैप प्लस B कैप, तो इन दोनों के बीच का एंगल है और मुझे क्या निकालना है, साइन थीटा की वैल्यू, है ना। तो साइन थीटा का एक फॉर्मूला होता था, साइन थीटा हम लोग पढ़ते थे क्रॉस प्रोडक्ट में, क्या पढ़ते थे, मॉडुलस ऑफ A क्रॉस B अपॉन मॉड A मॉड B, ये फॉर्मूला होता है। तो यही फॉर्मूला लगा देते हैं, मॉडुलस ऑफ Q माइनस P बाहर इनटू, अब दो वेक्टर के बीच के एंगल का साइन फॉर्मूला। साइन फॉर्मूला बच्चों क्या होता है, मॉडुलस ऑफ A क्रॉस B, A क्रॉस B अपॉन मॉड A इनटू मॉड B, ये फॉर्मूला होता है। तो मॉडुलस ऑफ Q माइनस P से Q माइनस P कर कैंसिल हो जाएगा। अब बचा हुआ पार्ट देख लीजिए, आई थिंक बचा हुआ पार्ट Q माइनस P क्रॉस A प्लस B, आई थिंक C मैच कर रहा है यहाँ से, C इज द करेक्ट ऑप्शन। तो एक सिंपल सा क्वेश्चन था, ठीक है, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, if the intercept made by the plane r dot n equals to q on x y z axis are a1 a2 a3, एक प्लेन की वेक्टर फॉर्म दे रखी है और ये प्लेन x y z एक्सिस पर जो इंटरसेप्ट कट करता है उन इंटरसेप्ट की लेंथ a1 a2 a3 है ना। तो इंटरसेप्ट की लेंथ a1 a2 a3 दे रखी है। अब आपसे n की रिप्रेजेंटेशन पूछ रहे हैं, n क्या है यहाँ पर, प्लेन का नॉर्मल वेक्टर, है ना। तो अब यार यहाँ से वेक्टर से डील करना थोड़ा सा स्ट्रेंज सा लगता है। तो सबसे पहले ब्यूटीफुल अप्रोच क्या है यहाँ पर कि हम ऐसा करें कि इस प्लेन की इक्वेशन को कार्टेशियन फॉर्म में चेंज कर दें और कार्टेशियन फॉर्म से इंटरसेप्ट फॉर्म निकाल लेंगे और फिर इंटरसेप्ट आ जाएंगे अपने पास, उसके बाद उसको वेक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन दे देंगे। तो मेरा फर्स्ट जॉब क्या है, मैं इस वेक्टर इक्वेशन को कार्टेशियन में लिखना चाहता हूँ।
तो आर एक्चुअली क्या होता है, आर पोजीशन वेक्टर होता है जनरल पॉइंट का। आर को मैंने ले लिया एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के, ये तो आर वेक्टर हो गया। एन क्या होता है, प्लेन का नॉर्मल वेक्टर। तो प्लेन के अगर मैं डी आर एलिमेंट लेट कर लूँ, एलिमेंट डी सीज होते हैं, लेकिन मैं बोल रहा हूँ जस्ट ऐसे ही एल आई प्लस एम जे प्लस एन के, ये मैंने सपोज कर लिया। तो यहाँ से कार्टेशियन फॉर्म देखो यार, आई डॉट आई वन बन जाएगा, तो एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन जेड। तो जो गिवन प्लेन था उसकी कार्टेशियन फॉर्म मेरे पास आ चुकी है। अब अगर कोई मेरे से कहे व्हाट इज द एक्स इंटरसेप्ट ऑफ दिस प्लेन, एक्स इंटरसेप्ट निकालना है तो वाई और जेड, आप इसी को इंटरसेप्ट फॉर्म में भी लिख सकते हैं। तो एक्स अपॉन क्यू बाई एल, ये एक्स इंटरसेप्ट हो गया। वाई इंटरसेप्ट निकालना है तो क्यू बाई एम, ये वाई इंटरसेप्ट आ गया। और जेड इंटरसेप्ट निकालना है तो ये जेड इंटरसेप्ट आ गया, क्यू बाई एन। ठीक है ना बच्चों। तो एक्स इंटरसेप्ट आपको a1 दे रखा है, ये अमाउंट a1 है। a1 की वैल्यू है q बाई एल, वाई इंटरसेप्ट a2 है q बाई m, और z इंटरसेप्ट आपके पास a3 है, दैट इज q बाई n। ठीक है बच्चों। अब यहां से आपको l निकालना है, n की वैल्यू। देयरफॉर वेक्टर n, ये वाला वेक्टर जो नॉर्मल वेक्टर था प्लेन का, जिसको आपने ये वाली फॉर्म में लिखा था, तो देयरफॉर n की डेफिनेशन आपके अकॉर्डिंग क्या थी, आपने n को लिखा था एल आई प्लस एम जे प्लस एन के, है ना। तो l की वैल्यू निकाल लीजिए यहाँ से। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ l फ्रॉम हियर, q बाई l1, क्या आ जाएगा, q बाई a1। m की वैल्यू यहाँ से निकालिए, द वैल्यू ऑफ m फ्रॉम हियर q बाई a2 टाइम्स j, और n की वैल्यू यहाँ से निकाल लीजिए q बाई a3 टाइम्स a। तो कुछ क्वेश्चंस हम लोग ऐसे भी डील करेंगे, अगर प्लेन की इक्वेशन वेक्टर फॉर्म में दे रखी है तो उसको आप थोड़ी देर के लिए कार्टेशियन में रिप्रेजेंट कर दीजिए, और कार्टेशियन में रिप्रेजेंट करने के बाद जो इन्फॉर्मेशन आप पर वर्क करना उसको निकाल लीजिए, एंड देन बैक टू पैविलियन, फिर से वेक्टर रिप्रेजेंटेशन दे दीजिए। ठीक है ना। तो आई थिंक ऑप्शन कौन सा मैच कर रहा है, q अपॉन a1 q अपॉन a2, कैलकाटा, सी इज द करेक्ट ऑप्शन। चलिए मूव करते हैं, सिंगल करेक्ट क्वेश्चन एंड हो गए। अब अपने पास आ रहे हैं वन और मोर देन वन करेक्ट। ठीक है ना। तो फर्स्ट क्वेश्चन में कंसीडर टू प्लेन, दो प्लेन दे रखे हैं। फर्स्ट प्लेन है r डॉट n1 इक्वल्स टू 1, और सेकंड प्लेन की इक्वेशन है r डॉट n2 इक्वल्स टू 1। दो प्लेन की इक्वेशन दे रखी है। देन आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट्स, एक भी सही हो सकता है, एक से ज्यादा भी सही हो सकते हैं। अच्छा, अगर प्लेन ऐसे लिख कर दिया हो, इट मींस n1 क्या पहले प्लेन का नॉर्मल और n2 क्या दूसरे प्लेन का नॉर्मल, बट n1 नॉट इक्वल टू लैम्डा n2, n1 n2 के समटाइम्स के इक्वल नहीं है। इसका मीनिंग यह हुआ कि n1 एंड n2 आर नॉट पैरेलल। यानी दोनों प्लेन के नॉर्मल पैरेलल नहीं है। अच्छा, अगर बच्चों दोनों प्लेन के नॉर्मल पैरेलल नहीं है तो क्या इसका मीनिंग ये हुआ कि दो प्लेन के अगर नॉर्मल पैरेलल नहीं है, दैट मींस प्लेन्स P1 एंड P2 आर नॉट पैरेलल। क्या यही मीनिंग हुआ? अगर दो प्लेन पैरेलल है तो 100% के नॉर्मल भी पैरेलल होंगे, और दो प्लेन के अगर नॉर्मल पैरेलल नहीं है तो 100% प्लेन भी पैरेलल नहीं होंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन मुझे यहाँ से मिल गई कि प्लेन P1 और P2 कभी पैरेलल नहीं होंगे। ठीक है ना। अब इनके ऑप्शन देखिए। पहला ऑप्शन है P1 P2 में इनफाइनाइट पॉइंट्स इन कॉमन, P1 और P2 में इनफाइनाइट पॉइंट कॉमन आएंगे। तो आप जरा सोचिए, अगर मैं स्पेस में दो प्लेन बनाऊं जो पैरेलल नहीं है तो क्या 100% इंटरसेक्ट करेंगे? बिल्कुल करेंगे, क्योंकि स्पेस में अगर प्लेन एक इनफाइनाइट सरफेस होता है, प्लेन लाइन की तरह नहीं होता है। लाइन ऐसी दो स्पेस में बना सकते हैं विच आर नाइदर पैरेलल नॉट इंटरसेक्टिंग, और ऐसी लाइन को हम स्क्यू लाइंस बोलते थे, नॉन कोप्लेनर लाइंस होती थी। लेकिन प्लेन में ये थ्योरी नहीं है। प्लेन स्पेस में दो बनाएंगे तो या तो पैरेलल होंगे, और पैरेलल नहीं तो 100% वो एक लाइन पर इंटरसेक्ट करेंगे। तो एक लाइन पर इंटरसेक्ट करें तो लाइन में जितने भी पॉइंट्स आएंगे वो सारे के सारे दोनों प्लेन पर कॉमन होंगे। तो ऑब्वियसली ए आंसर तो सही है, परफेक्ट है। बी में बोले देयर एग्जिस्ट नो प्लेन व्हिच नाइदर इंटरसेक्ट P1 नॉर P2। तो यार P1 और P2 पैरेलल तो है नहीं, यानी P1 और P2 इंटरसेक्टिंग प्लेन्स हैं। अब P1 और P2 इंटरसेक्टिंग प्लेन, अब तीसरा प्लेन कोई भी बनाओगे आप तो या तो वो P1 को इंटरसेक्ट करेगा, या फिर P2 को करेगा, या फिर वो दोनों को करेगा। ऐसा हो ही नहीं सकता वो दोनों में से किसी को इंटरसेक्ट ना करे। ठीक है ना। तो ये भी यार आंसर सही है, बॉम्बे भी परफेक्ट है। P1 एंड P2 आर पैरेलल बट डिफरेंट,
नॉनसेंस यार, ये रॉन्ग स्टेटमेंट है। पैरेलल कैसे हो सकते हैं जब उनके नॉर्मली पैरेलल नहीं, तो प्लेन पैरेलल होने का तो सवाल ही नहीं होता। हाई डिग्री ऑफ बेवकूफी है यहाँ पर। डी पार्ट, देयर एग्जिस्ट अ प्लेन P3 which intersect P1 and P2 at exactly one point। ऐसा हो सकता है, ऐसा बिल्कुल हो सकता है कि दो प्लेन अगर एक लाइन पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं तो तीसरा ऐसा प्लेन एग्जिस्ट करे जिसके लिए तीनों प्लेन एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं। इसको फील करने के लिए आप अपने रूम के कॉर्नर के बारे में सोचिए। रूम का कॉर्नर, तो जिस फ्लोर पर बैठे हैं आप, वो फ्लोर को फर्स्ट प्लेन बोल दीजिए, और फ्लोर पर जो वॉल है फ्लोर के अटैच्ड जो इसके परपेंडिकुलर उसको सेकंड प्लेन बोल दीजिए, और थर्ड प्लेन वो ले लीजिए जहां पर रूम का कॉर्नर मिल रहा है तीसरा प्लेन। तो तीनों प्लेन एक पॉइंट पर मीट करते हैं, तो ये वही सिस्टम हो गया जहां पर तीनों प्लेन के सिस्टम का एक यूनिक सोल्यूशन मिलता है। ठीक है ना। तो ए, बी एंड डी तीन आंसर इसमें परफेक्ट है, करेक्ट है। मूव करते हैं नेक्स्ट पार्ट पर। सिंपल सी प्रॉब्लम थी ये। फोर्थ क्वेश्चन देखिए, ये कुछ वेक्टर इक्वेशन टाइप का क्वेश्चन है ना। यहाँ से कुछ वेक्टर इक्वेशन तो नहीं बोलेंगे क्योंकि इक्वेशन फॉर्म दे रखी है, इसमें कुछ आपको टर्म्स निकालने हैं। इक्वेशन में तो अननोन वेक्टर आपको सॉल्व करना होता है। तो यहाँ पर देखिए, एक ए और सी यूनिट वेक्टर्स हैं और बी एक दूसरा वेक्टर है जो इस रिलेशन से कनेक्टेड है। अब इन सारे पार्ट पर वर्क करना, ए डॉट सी क्या है, बी क्रॉस सी क्या है। तो जो गिवन इक्वेशन दे रखी है ना, इसमें मैंने क्या किया, सबसे पहले तो ए से डॉट ले लिया, डॉट बाई ए, यानी ए डॉट ए मैं निकालना चाहता हूं। तो ए डॉट ए इक्वल टू, ए से डॉट लेंगे 2 टाइम्स एचटीपी ए डॉट बी क्रॉस सी, बॉक्स ए बी सी, एचटीपी ए बी सी बन जाएगा। और नेक्स्ट वाला तो ए डॉट सी क्रॉस से ए सी है, वो 0 हो गया। ठीक है बच्चों। अच्छा, ए यूनिट वेक्टर, तो ए डॉट ए क्या बनता, मॉड ए स्क्वायर, ये तो 1 आ गया। तो यहां से बॉक्स एबीसी की वैल्यू, बॉक्स एबीसी की वैल्यू हाफ आ गई। बॉक्स एबीसी हाफ आ गया, यानी बॉक्स एबीसी 0 नहीं आया। और बॉक्स एबीसी अगर 0 नहीं आया तो 100% एबीसी कैसे वेक्टर होंगे, नॉन कोप्लेनर। आपने पढ़ा होगा यार कि 3 वेक्टर्स अगर कोप्लेनर है तो एसटीपी की वैल्यू 0 होती है, और नॉन कोप्लेनर तो एसटीपी नॉन 0 होता है। तो एबीसी आर नॉन कोप्लेनर वेक्टर्स। तो एक ऑप्शन तो चेक हो गया कि ए इसका आंसर कभी भी नहीं हो सकता। अब मेरे को बी सी डी चेक करना, तो ए से डॉट ले लिया, अब मैंने इसमें डॉट ले रहा हूं बी से, डॉट बाई बी, बी से डॉट ले लिया। तो ए डॉट बी इक्वल्स टू क्या आएगा, बी से डॉट लेंगे तो ये तो 0 हो जाएगा, प्लस बॉक्स ऑफ बी सी ए, ऐसा कुछ आ रहा है। लेकिन आपने पढ़ा होगा एसटीपी में अगर वेक्टर्स का साइक्लिक ऑर्डर सेम है तो उसकी वैल्यू पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। ए बी सी, बी सी ए, सी ए बी तीनों सेम होते हैं। ये एसटीपी ए बी सी बन गया, और एसटीपी ए बी सी की वैल्यू भी अपने पास है। ए डॉट बी की वैल्यू हाफ आ गई है ना, ए डॉट बी की वैल्यू हाफ आ रही है। ठीक है। अब एक बार सी से डॉट ले लेते हैं, डॉट बाई सी, सी से डॉट लेंगे तो ए डॉट सी इक्वल टू, सी से डॉट लेंगे तो सी बी सी वही कोलिनियर है, 0 हो जाएगा। सी सी ये भी 0 हो जाएगा। तो ए डॉट सी 0 है, तो ए और सी परपेंडिकुलर वेक्टर्स हैं, तो यहाँ से एक ऑप्शन तो मिल गया यार, बी सही है। तो ए डॉट बी आ गया अपने पास, ये ए डॉट बी हाफ आ गया, ए डॉट सी निकल आया, ए डॉट सी 0 आ गया। अब अपन इस ट्रिपल प्रोडक्ट पर बात कर सकते हैं, बी ऑप्शन चेक कर सकते हैं। मॉडुलस ऑफ ए क्रॉस बी क्रॉस सी, तो ट्रिपल प्रोडक्ट लगाएंगे तो ए डॉट सी टाइम्स बी माइनस ए डॉट बी टाइम्स सी, है ना। ए डॉट सी की वैल्यू तो 0 है, माइनस ए डॉट बी की वैल्यू हाफ है, हाफ सी, है ना। और सी कैसा वेक्टर है, सी एक यूनिट वेक्टर, तो सी का मॉडुलस 1 आ जाएगा, तो ये तो हाफ आ जाएगा। इट मीन बी भी सही है, बॉम्बे भी सही है। सारे चेक हो गया, बस कैलकाटा बचा है। कैलकाटा चेक करना, बी क्रॉस सी। अच्छा, बी क्रॉस सी कैसे निकाले, बी और सी के बीच तो एंगल भी नहीं पता अपने को, बी और सी के बीच एंगल भी नहीं पता, इवन बी का मॉडुलस भी नहीं पता। बी एक तरह से अननोन वेक्टर है, बी एक अननोन वेक्टर है, और बी मुझे सॉल्व नहीं करना है, बी मुझे सॉल्व नहीं करना है क्योंकि किसी ऑप्शन में बी पर ऐसा कोई कमेंट नहीं, केवल मॉडुलस ऑफ बी क्रॉस सी निकालना है।
बी और सी का मॉड। तो आई थिंक अपन ये जो पेरेंट इक्वेशन दे रखी है यहां से स्टार्ट कर सकते हैं। मूव करते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। तो इसको ऐसा लिख दिया a माइनस सी क्रॉस a इक्वल टू 2 टाइम्स b क्रॉस c। c क्रॉस a को मैंने इधर शिफ्ट कर लिया, चेक कर लीजिए सही लिखा है क्या। हाँ, इस वाले टर्म को मैंने लेफ्ट में शिफ्ट कर लिया, a माइनस सी क्रॉस a इक्वल टू 2 टाइम्स b क्रॉस c। अब मॉड लेके स्क्वायर कर देते हैं, टेक मॉड एंड स्क्वायर। तो मॉड ऑफ a माइनस c क्रॉस a होल स्क्वायर 4 टाइम्स मॉडुलस ऑफ b क्रॉस c होल स्क्वायर। ठीक है ना, तो यहाँ पर फॉर्मूला लगा देते हैं 4 टाइम्स मॉडुलस ऑफ b क्रॉस c होल स्क्वायर इक्वल्स टू मॉड ऑफ a माइनस b का स्क्वायर। ये क्या होता है, मॉड a स्क्वायर प्लस मॉड b स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स a डॉट b। तो a डॉट दिस करेंगे वो तो यार जीरो आ ही जाएगा, क्योंकि a c है। एसटीपी में अगर कोई दो वेक्टर सेम हो तो वैल्यू जीरो आती है, ये सबको पता है। ओके, अब यार राइट हैंड साइड पे बात, a यूनिट वेक्टर है, मॉडुलस ऑफ c क्रॉस a को हम लिखेंगे मॉड c मॉड a। लेकिन a और c के बीच का एंगल हमने पहले निकाल लिया था पीछे वाली स्लाइड में। हाँ, a डॉट c जीरो आ रहा है, तो a और c परपेंडिकुलर है, एंगल 90 है। तो उस एंगल को हम यहाँ पर यूज कर लेते हैं, मॉड c मॉड a साइन 90 का होल स्क्वायर, समथिंग लाइक दैट। और c और a दोनों यूनिट वेक्टर है, साइन 90 भी 1 है, तो 1 प्लस 1 का स्क्वायर 1 ही आ जाएगा। ठीक है ना, तो मॉडुलस ऑफ b क्रॉस c की वैल्यू 2/4, 2/4 मतलब 1/2, दैट इज 1/√2, 1/√2 आ रही है। ऑप्शन चेक करिए जरा पीछे क्या दे रखा है, यस 1/√2, तो सी भी करेक्ट ऑप्शन हो गया। तो तीन आंसर इसमें आ गया, बॉम्बे, कैलकाटा एंड दिल्ली। ठीक है ना, चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम पर। ये अपना ये कॉम्प्रिहेंशन है 3D पर। इसमें देखिए आपको दो प्लेन्स की इक्वेशन गिवन है, x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल्स टू 3 पहला प्लेन है, दूसरा प्लेन है x माइनस वाई प्लस जेड इक्वल्स टू 3। दो प्लेन है और एक लाइन है जिसकी सिमेट्रिक फॉर्म में इक्वेशन दे रखी है। दो प्लेन एक लाइन, और तो तीन क्वेश्चन बनाए गए। पहला क्वेश्चन, डिस्टेंस बिटवीन द लाइन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ प्लेन्स P1 एंड P2 एंड द लाइन L। तो दो प्लेन की लाइन ऑफ इंटरसेक्शन, ऑब्वियसली ये दोनों प्लेन पैरेलल नहीं है, क्योंकि दिख रहा है यार यहाँ पे y का कोफिशिएंट -1 है, यहाँ पर y का कोफिशिएंट +1 है। डेफिनेटली ये दोनों प्लेन इंटरसेक्टिंग प्लेन है, तो एक लाइन पर इंटरसेक्ट करेंगे। तो आपसे यही पूछा गया है कि इन दोनों प्लेन की जो लाइन ऑफ इंटरसेक्शन है उसकी लाइन L से डिस्टेंस बतानी है। तो पहली जॉब तो ये है कि इन दोनों प्लेन को इनकी लाइन ऑफ इंटरसेक्शन निकालना है ना। तो मैं लिख लेता हूँ इनकी इक्वेशंस को, x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल्स टू 3। फर्स्ट प्लेन है आपका x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल्स टू 3 एंड सेकेंड प्लेन आपका x माइनस वाई प्लस जेड इक्वल्स टू 3। ओके, अब यार ये देखना है कि दो प्लेन की लाइन ऑफ इंटरसेक्शन कैसे निकालते हैं। तो दो प्लेन की लाइन ऑफ इंटरसेक्शन के हमें दो चीजें चाहिए, उस लाइन पर एक पॉइंट चाहिए और लाइन के लॉन्ग वेक्टर। तो क्लियर है कि जो दो प्लेन की लाइन ऑफ इंटरसेक्शन, अगर पहले प्लेन का नॉर्मल वेक्टर को मैं n1 बोलूं, दूसरे प्लेन के नॉर्मल वेक्टर को मैं n2 बोलूं, तो इन दो प्लेन के इंटरसेक्शन से जो लाइन आएगी, दैट लाइन इज ट्रेवलिंग अलोंग द वेक्टर n1 क्रॉस n2। क्लियरली द लाइन ऑफ इंटरसेक्शन of planes P1 and P2 is traveling along n1 cross n2, है ना, where अब n1 क्रॉस n2 निकाल लेते हैं। कैसे निकालें, i j k, और n1 मीन्स पहली रो में x y z के कोफिशिएंट लिख दीजिए 1 1 1, और सेकंड प्लेन का नॉर्मल किया i माइनस जे प्लस के, यानी 1 माइनस 1 1, तो आएगा i इंटू 1 प्लस 1 माइनस जे इंटू क्या आएगा 1 1 माइनस 1 दैट इज 0,
प्लस के इंटू -1 -2, तो ये आ जाएगा 2i माइनस 2k, है ना। 2 ले लिया मैंने कॉमन, i माइनस k, ये आ जाएगा। तो मैंने उस लाइन के एक तरह से drs निकाल लिए। तो drs ऑफ लाइन, drs ऑफ रिक्वायर्ड लाइन वो क्या हो जाएंगे, 1 0 -1, drs ऑफ लाइन ऑफ इंटरसेक्शन। तो drs किसके प्रोपोर्शनल होंगे, 2 का डिवाइड दे सकते हैं, drs इनफिनिटी में नहीं होते, पढ़ाया गया होगा आपको। 1 0 -1। अगर लाइन लिखने के लिए मुझे दो चीजें चाहिए, लाइन की इक्वेशन सिमेट्रिक फॉर्म में लिखनी हो तो लाइन के dr चाहिए और लाइन पर कोई भी एक पॉइंट। तो वो लाइन कहाँ से मिले, इन दो प्लेन के इंटरसेक्शन से मिल रही है। तो आप एक पॉइंट निकालना, तो प्लेन में किसी भी एक वेरिएबल को 0 पुट कर दीजिए। लाइन पर एक पॉइंट निकालना है तो किसी भी एक वेरिएबल को पुट z इक्वल्स टू 0 इन बोथ द इक्वेशन ऑफ प्लेन्स। और बच्चों जिन लोगों को मैंने पढ़ाया तो मैंने शॉर्ट ट्रिक भी आपको एक बताई थी, जिससे बहुत जल्दी विद इन टाइम, मतलब एक टाइम सेविंग अप्रोच बताई थी आपको, जिससे आप इन दोनों प्लेन्स की इक्वेशन को मिनिमम टाइम में सिमेट्रिक फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते थे। तो आप उससे भी ट्राई कर सकते हो, उससे करना भी चाहिए, ठीक है ना। तो यहाँ पर मैं जनरल अप्रोच बता रहा हूँ। पुट z इक्वल्स टू 0 इन बोथ द इक्वेशन ऑफ प्लेन, दोनों इक्वेशन में आप z पुट कर दीजिए 0, तो x प्लस वाई इक्वल्स टू 3 और ये आ जाएगा x माइनस वाई इक्वल्स टू 3, ठीक है ना। अब आप इन दोनों को सॉल्व कर लीजिए, तो दोनों को ऐड करते ही देखिए x की वैल्यू 3 आ जाएगी, x 3 आ गया, y 0 आ गया और z को तो आपने 0 डाला ही था। तो लाइन पर एक पॉइंट आ गया, लाइन पर पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या आया, 3 0 0, ठीक है ना बच्चों। देयरफॉर इक्वेशन ऑफ line of intersection of planes, तो पॉइंट है ये और dr है ये, तो लाइन की इक्वेशन क्या आएगी बच्चों, x माइनस 3 y माइनस 0 z माइनस 0 अपॉन dr ले लिया 1 0 माइनस 1। तो ये आपके पास एक लाइन आ चुकी है जिसको मैंने L1 कॉल कर दिया। क्या कॉल किया, L1, ठीक है ना। तो ये दो प्लेन की इंटरसेक्शन से लाइन आ गई। अब इन्होंने क्वेश्चन क्या पूछा है, आपको L1 की डिस्टेंस निकाली लाइन L से, इस लाइन L से डिस्टेंस निकालनी है। तो डिस्टेंस का मतलब देखना बेटा, ये लाइन किस वेक्टर के अलॉन्ग चल रही है, जो नीचे dr लिखे 2i प्लस j प्लस 2k, है ना। तो ये 2i प्लस j प्लस 2k के अलॉन्ग चल रही है और ये है 1 0 माइनस 1 के अलॉन्ग चल रही है। तो ऐसे केस हम लोग क्या करेंगे, इनकी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकाल लेंगे। तो नेक्स्ट पेज में मूव करते हैं। L1 की इक्वेशन, दोनों इक्वेशन लिख लेते हैं। L1 है x माइनस 3 y माइनस 0 z माइनस 0 अपॉन dr, क्या आए थे इसके dr है अपने पास 1 0 माइनस 1 1 0 माइनस 1, और L लाइन की इक्वेशन भी थी, लाइन L की इक्वेशन अपने को दी हुई है। लाइन L की इक्वेशन है अपने पास ये x माइनस 1 अपॉन 2 y माइनस x माइनस 1 अपॉन 2, ठीक है, x माइनस 1 अपॉन 2 y माइनस 1 अपॉन 1। लाइन L की इक्वेशन है x माइनस 1 अपॉन 2 इक्वल्स टू y माइनस 1 अपॉन 1 इक्वल्स टू z माइनस 1 अपॉन 2। अब इन दो लाइन के बीच की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालनी। तो बच्चों शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हमेशा किसके अलॉन्ग मिलती है, कॉमन नॉर्मल के अलॉन्ग। तो पहली लाइन एक पॉइंट से पास हो रही है, उसका कोऑर्डिनेट है 3 0 0। दूसरी लाइन भी एक पॉइंट से पास हो रही है, उसका कोऑर्डिनेट है 1 1 1, है ना। पहली लाइन एक वेक्टर के अलॉन्ग ट्रेवल कर रही है, दैट वेक्टर इज i। ये देखिए नीचे जो dr लिखे हैं, यहाँ से एक वेक्टर बना दीजिए i माइनस k। दूसरी लाइन जो एक वेक्टर के अलॉन्ग ट्रेवल कर रही है, वो वेक्टर क्या है 2i प्लस j प्लस 2k, है ना। तो इनके बीच की शॉर्टेज डिस्टेंस क्या है, शॉर्टेज डिस्टेंस ऑलवेज अकर्स अलोंग कॉमन नॉर्मल। एक ऐसी लाइन के अलॉन्ग मिलती है जो दोनों के परपेंडिकुलर है ना। तो इसका वो पोर्शन जो इन दोनों लाइंस के बीच में ये इंटरसेक्ट, ये होती है, इसी को बोलते हैं st, शॉर्टेज डिस्टेंस। निकालते कैसे हैं, निकालने का तरीका यार ये होता है, पहली लाइन पर जो भी एक पॉइंट है उसको सेकंड लाइन वाले पॉइंट से ज्वाइन करके एक स्पेस का वेक्टर ba डिफाइन कर दीजिए, और स्पेस का वेक्टर का इस कॉमन नॉर्मल, ये जो लाइन दिख रही है
इस पर प्रोजेक्शन ले लीजिए। तो अगर मैं इस वेक्टर को P कॉल करूं और इस वेक्टर को Q कॉल करूं तो सबसे पहले तो कॉमन नॉर्मल निकालेंगे, है ना। तो कॉमन नॉर्मल एक ऐसा वेक्टर जो दोनों लाइन के परपेंडिकुलर है, तो वो क्या हो जाएगा P क्रॉस Q। तो P क्रॉस Q क्या आएगा, I J K और 1 0 -1 और दूसरा 2 1 2 2 1 2। तो निकाल लेते I इंटू क्या आ जाएगा 0, ये 0 और माइनस करेंगे तो +1 आ जाएगा, माइनस J इंटू 2 + 2 4 आ रहा है, प्लस K इंटू 1 1 माइनस 0 मीन्स 1। तो वो कॉमन नॉर्मल आ जाएगा I -4J + K, है ना। कॉमन नॉर्मल आ गया, n आ गया। अब स्पेस का वेक्टर डिफाइन कर लेते हैं। स्पेस का वेक्टर VA वेक्टर यानी 3 - I यानी 2I 3 - 0 -1 2I -J -K, है ना। देन रिक्वायर्ड डिस्टेंस, बच्चों क्या होगी, प्रोजेक्शन ऑफ BA ऑन N। तो जब BA का एंड प्रोजेक्शन है, प्रोजेक्शन मतलब इस पॉइंट से किससे परपेंडिकुलर है, तो यही फुट ऑफ परपेंडिकुलर आ जाएगी, ये वाला N1, है ना। और जब B से परपेंडिकुलर डालेंगे इस वर्टिकल लाइन पर तो ये आ जाएगा कॉमन नॉर्मल पर, तो ये फुट आ जाएगा N2। तो ये जो N1 इंटू जिसे BF बनाई यही आपकी ST आ जाती है। रिक्वायर्ड डिस्टेंस इज व्हाट, प्रोजेक्शन ऑफ BA ऑन N, that is BA dot N upon mod N। तो BA का N से डॉट प्रोडक्ट ले लो यार, BA का N से डॉट प्रोडक्ट करोगे 2 1 जा 2 और 1 + 1 4 आ जाएगा, -1 आ जाएगा, है ना। अपॉन mod N कितना आएगा 2 2 द 4 और +1 5 +1 सॉरी 4 4 द 16 17 18 आ जाएगा, 18 मीन्स 3√2। तो 5/3√2 ये आंसर आ रहा है। तो ऑप्शन चेक कर लेते हैं, 5/3√2 आंसर आ रहा है। therefore करेक्ट ऑप्शन इज सी, कैलकाटा। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन, लेंथ ऑफ द इंटरसेप्ट ऑफ L बिटवीन P1 एंड P2, यानी इस लाइन का P1 और P2 बीच इंटरसेप्ट की लेंथ निकालनी है। तो ये तो मैं यहीं पर समझा देता हूँ। तो इसके लिए आपको एक काम करना पड़ेगा, लाइन पर जनरल पॉइंट निकालना पड़ेगा। इसको T के इक्वल ले लो, तो लाइन पर जनरल पॉइंट क्या आ जाएगा 2T + 1 2T + 1 T + 1 2T + 1, ये लाइन का जनरल पॉइंट आ गया। अब इस जनरल पॉइंट को उठा के सबसे पहले पहले प्लेन में डाल दो, x + y + z = 3। तो तीनों का सम, तो 2T + T 3T और 2T 5T और +1 +1 +1 5T + 3 x + y + z चेक कर लेना यार, T बोला है तो 2T + 1 T + 1 2T + 1, है ना। और तीनों का सम 2T 3T और 5T + 3 = 3, सही है क्या। तो यहाँ से T की वैल्यू अपने पास क्या आ गई, T की वैल्यू तो मेरे पास जस्ट अ मिनट, x y z की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी मैंने यहाँ पर, तो ये बन जाएगा 3T 2T 5T + 3 = 3। तो 3 से 3 कैंसिल हो गया, T0 आ गया। T0 आने का मतलब 1 1 1, ये तो 1 1 1 पहले प्लेन का तो पॉइंट 1 1 1 आ गया यार, ये तो ऐसे ही दिख रहा है, लाइन 1 1 1 से पास हो रही है और 1 1 1 जो है 1 1 1 जो है इस प्लेन पर लाई भी कर रहा है, ठीक है। अब सेकंड प्लेन पर निकाल लेते हैं, सेकंड पर निकाल, इसको सेकंड प्लेन में डाल दो इसी पॉइंट को, तो क्या आ जाएगा x - y, तो 2T + 1 -T + 1 + z + 2T + 1 = 3। तो ये वाले 1 से वाला 1 कैंसिल हुआ, 2T 2T 4T 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 - T यानी 3T, है ना। और ये वाला 1 होता है सब्ट्रैक्ट होके 2। बच्चों थोड़ा सा कैलकुलेशन में अलर्ट रहना, T2/3 आ गया, T2/3 आएगा तो ये वाला पॉइंट
मतलब पहले वाला पॉइंट को तो हमने P पॉइंट बोल दिया, P पॉइंट है ना, दूसरे वाले पॉइंट को मैं Q बोल रहा हूँ, T को 2/3 पुट कर दीजिए, तो 4/3 + 1 दैट इज 7/3, और T को 2/3 + 1 7/3, 5/3 और 7/3, ये 2 पॉइंट आ गए PQ। देन रिक्वायर्ड डिस्टेंस क्या आ जाएगी, रिक्वायर्ड डिस्टेंस आ जाएगी PQ, रिक्वायर्ड डिस्टेंस इक्वल्स टू PQ। अब डिस्टेंस फॉर्मूला लगाना है 7/3 - 1, 7/3 - 1 का स्क्वायर, तो ये 4/3 मतलब 16/9 प्लस 2/3, 2/3 का स्क्वायर मीन्स 4/9 और प्लस 4/3 मीन्स 16/9 और इसका स्क्वायर रूट, तो 16 16 32 प्लस 4 36, 36/9 मतलब 4 का स्क्वायर रूट 2। ये बहुत ही ऑर्डिनरी क्वेश्चन था, ऐसे क्वेश्चन आते हैं बच्चों जी एडवांस में 60% बिल्कुल नॉर्मल क्वेश्चन आते हैं, 20% थोड़े अच्छे क्वेश्चन होते हैं और 20% क्वेश्चन बहुत अच्छे होते हैं जो रैंक डिसाइड करते हैं। तो 60% वाला अगर आपने अटैक कर दिया, आपने अच्छे से रिवाइज कर लिया बिना डरे हुए, 60% तो पार्ट आपने प्रिपेयर किया ही होगा होपफुली। तो अगर आप 60% पार्ट अच्छे से करके आते हो, इनके तो उसमें 10% 15% गलत भी मान के चलिए, गलत हो गया, मिस्टेक हो गई, 45% भी सही होता है, तो भी 5000 6000 के आसपास रैंक आपकी 100% आ जाएगी। ठीक है बच्चों, तो डरने की जरूरत नहीं है, कॉन्फिडेंस के साथ पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ रिवाइज करें सब्जेक्ट को। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, इक्वेशन ऑफ द प्लेन विच कंटेन्स द लाइन L एंड ऑर्थोगोनल टू P1। एक ऐसा प्लेन लिखना चाहता हूं जो लाइन L को कंटेन करता हो और P1 के ऑर्थोगोनल हो, L को कंटेन करे और P1 के ऑर्थोगोनल हो। चलिए अब स्पेस यहाँ नहीं बचा, मूव करते हैं आगे वाली स्लाइड में। L को कंटेन करता हो तो L को लिखना पड़ेगा यार, L को लिखना पड़ेगा, L ये लिखा हुआ है ना, L ये लिखा हुआ है और P1 की इक्वेशन मेरे को याद है, P1 की इक्वेशन आई थिंक ये थी x + y + z = 3। अब मैं एक ऐसा प्लेन लिखना चाहता हूँ जो लाइन L को कंटेन करता हो, मतलब जिसमें लाइन L लाई करती हो। तो लाइन L अगर प्लेन में लाई करती है तो लाइन जिस पॉइंट से पास हो रही है वो पॉइंट भी प्लेन पर लाई करेगा, 1 1 1 प्लेन पे लाई करेगा। और लाइन अगर प्लेन पर लाई करती है तो लाइन जिस वेक्टर के अलोंग ट्रेवल कर रही है वो वेक्टर भी प्लेन पर लाई करेगा। तो लाइन किस वेक्टर के अलोंग ट्रेवल करती है, 2i + j + 2k, तो ये वेक्टर प्लेन पे लाई करेगा, ठीक है ना। और हमको जो प्लेन लिखना है वो इस प्लेन के ऑर्थोगोनल मतलब परपेंडिकुलर है। तो एक प्लेन अगर दूसरे प्लेन के परपेंडिकुलर है तो इस प्लेन का जो नॉर्मल है, इस प्लेन का नॉर्मल क्या, i + j + k, तो ये नॉर्मल जो होगा प्लेन के पैरेलल होगा। आराम से सोचिए, सपोज करिए आपको फ्लोर वाला प्लेन निकालना है और फ्लोर वाला प्लेन जो है वॉल वाले प्लेन के परपेंडिकुलर है ना, तो वॉल का जो नॉर्मल होगा उसे आप पैरेलल शिफ्ट करेंगे तो फ्लोर पे लाई करेगा, है ना, तो ये भी फ्लोर पे लाई करेगा। तो फ्लोर पे अब एक वेक्टर ये हो गया, दूसरा ये वेक्टर हो गया और तीसरा ये पॉइंट है, यानी आपको फ्लोर की इक्वेशन निकालनी है। फ्लोर पर एक पॉइंट पता है 1 1 1 और फ्लोर पर 2 वेक्टर पता है। तो आप जानते हैं प्लेन की इक्वेशन लिखने के लिए 3 वेक्टर सफिशिएंट है, 3 वेक्टर अगर पता है तो आप बोल देंगे तीनों वेक्टर कोप्लेनर STP0। तो फ्लोर पर कहीं पर भी एक पॉइंट ले लीजिए x y z और जनरल पॉइंट को इस पॉइंट से ज्वाइन करिए, वेक्टर डिफाइन कर दीजिए, जनरल वेक्टर। तो मैं 8th क्वेश्चन का सॉल्यूशन लिख रहा हूँ, डायरेक्ट इक्वेशन ऑफ प्लेन। तो उस प्लेन का जनरल वेक्टर x - 1 y - 1 z - 1, ठीक है ना, और 2 वेक्टर तो है ही फ्री ऑफ कॉस्ट दिख रहे थे अपने को, 2 1 2 1 1 1 = 0। अगर इसको एक्सपेंड कर लो तो x - 1 इंटू क्या आएगा, 1 - 2 मीन्स -1 माइनस y - 1 इंटू 2 - 2 0 हो जाएगा, प्लस z - 1 इंटू 2 - 1 1, ये आ रहा है। तो एक तरह से क्या हो गया, ये x - 1 = z - 1, तो 1 से 1 कैंसिल, x = z, ये प्लेन की इक्वेशन आ रही है। देखते हैं कौन सा ऑप्शन सही हुआ है। यस, बी पार्ट, बॉम्बे इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है ना। तो ये सिंपल सा पैराग्राफ था और ऐसे क्वेश्चन बच्चों आते हैं, 100% आते हैं, तो आप इनको अच्छे से रिवाइज करिए।
वेक्टर 3D बहुत ही आसान एरिया, ऐसा एरिया है जहां से सिंपल क्वेश्चंस आपको ये एडवांस में मिलेंगे। नेक्स्ट एक क्वेश्चन न्यूमेरिकल ग्रिड पर भी लिया है, देखिए क्या है क्वेश्चन। लेट P1 बी द प्लेन पासिंग थ्रू दिस पॉइंट 1 1 -1 एंड 2 6 1। P1 एक प्लेन है जो इन दो पॉइंट से पास होता है और एक प्लेन के परपेंडिकुलर, दो पॉइंट से पास होता है और एक प्लेन के परपेंडिकुलर है। लाइन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ प्लेन P1 एंड P2 इज पैरेलल टू दिस वेक्टर। तो जो प्लेन P1 और प्लेन P2, इन दोनों की जो लाइन ऑफ इंटरसेक्शन के अलोंग वेक्टर दे रखा है, या फिर हम लोग बोले इन दोनों प्लेन की लाइन ऑफ इंटरसेक्शन इस वेक्टर के अलोंग ट्रेवल कर रही है। तो इस इंफॉर्मेशन से मेरे को प्लेन P1 निकालना है। देखिए प्लेन P2 तो गिवन है, P1 के लिए आपको दो पॉइंट दे दिए हैं और ये बोल दिया P1 प्लेन P2 के परपेंडिकुलर है। तो फिर से थोड़ा फील करिए यार, अभी आप मेरे सामने अवेलेबल नहीं है डायरेक्टली, ये थोड़ा फील करिए। आप सपोज कर ले प्लेन P1 फ्लोर वाला प्लेन है ना, फ्लोर वाले प्लेन की इक्वेशन निकालनी है और इस प्लेन पर दो पॉइंट दे रखे हैं, फ्लोर पर दो पॉइंट 1 1 -1, इसको A बोल दीजिए, दूसरा पॉइंट B दे रखा है 2 6 1, है ना। और प्लेन की इक्वेशन निकाले तो प्लेन पर कहीं पर भी एक जनरल पॉइंट ले लीजिए x y z, ठीक है ना। अब आपको तीन पॉइंट्स, अब दो वेक्टर तो डिफाइन कर ही सकते हैं, जैसे मैंने एक डिफाइन कर लिया AP जनरल वेक्टर। मुझे प्लेन की इक्वेशन लिखनी है, तो प्लेन की इक्वेशन लिखने का बच्चों मैं ये मेथड यूज करने जा रहा हूँ कि किसी भी तरह से प्लेन पर, फ्लोर वाले प्लेन पर तीन वेक्टर डिफाइन कर लीजिए। तो अगर फ्लोर वाले प्लेन पर आप तीन वेक्टर डिफाइन कर लेंगे तो आप बोल सकते हैं तीनों वेक्टर कोप्लेनर है, तो इनका STP 0 होगा। तो एक वेक्टर तो मैंने ले लिया AP जनरल वेक्टर, जिससे प्लेन में x y z अपीयर हो जाए। दूसरा वेक्टर मैंने ले लिया AB, है ना। अब तीसरा वेक्टर तो डायरेक्टली इन्होंने गिफ्टेड फॉर्म में मेरे को दे रखा I - j + 2k, क्योंकि दो प्लेन जिस लाइन पर इंटरसेक्ट करते हैं उस लाइन के अलोंग वेक्टर है। तो वो जो लाइन ऑफ इंटरसेक्शन है वो पहले प्लेन पर भी लाई करेगी, दूसरे प्लेन पर भी लाई करेगी। तो जो लाइन ऑफ इंटरसेक्शन है वो इसके अलोंग मिल जाएगा मेरे को, तो I - j + 2k, है ना। तो ये वाला वेक्टर AP वेक्टर, AB वेक्टर और ये वाला, ये तीनों वेक्टर कैसे हुए कोप्लेनर, तो इनका STP 0 कर देते हैं। तो लिख देंगे AP मतलब AP वेक्टर, AB वेक्टर एंड I - j + 2k लाइज ऑन प्लेन P1। तो तीन वेक्टर अगर कोप्लेनर तो इनका STP 0 होता है। तो AP लिख देंगे बच्चों x - 1 y - 1 z + 1। तो इस तरह क्वेश्चन होते बहुत इजी है, बस थोड़ा सा कैलकुलेशन को लेके केयरफुल रहना है, कैलकुलेशन में कोई छोटी मोटी एरर ना चली जाए। 2 - 1 1, 6 - 1 5, क्योंकि तो ब्रेन का वर्क डन 0 होता नहीं है, बहुत ही बेसिक से होते हैं। 1 + 1 2 आ गया, सही है क्या। और ये जो थर्ड वेक्टर है वहां से लिख देते हैं 1 - 1 2। अब यार इसको एक्सपेंड कर लेते हैं, तो इसको जब एक्सपेंड करेंगे तो देखिए क्या मिलेगा, x - 1 × 5 to the 10 + 2 12 I think, minus y - 1 × 2 - 2 0 plus z + 1 × -1 - 5 - 6, ऐसा कुछ मिल रहा है। -6, जब y वाला तो पूरा 0 हो गया टर्म, ये 6 है यहाँ पर, ये 12 है, तो 6 से डिवाइड दे दिया, 6 से डिवाइड दे दिया, तो 2x - 2 आएगा और माइनस अंदर मेरे को शिफ्ट करना पड़ेगा, तो -z - 1 = 0। तो दिस विल इम्प्लाइज इक्वेशन ऑफ प्लेन क्या आ जाएगी, 2x - z = 3। प्लेन की इक्वेशन ये आ गई मेरे पास, आ रही बात समझ में। अच्छा, अब यहाँ पर कुछ बच्चों को मैंने 100% डाउट चल रहा होगा यार कि सर ने आंसर तो निकाल दिया लेकिन सर ने इस इंफॉर्मेशन का कहीं भी कोई यूज ही नहीं किया यार, और मैं तो इसको यूज करता और फिर अगर मैं इसको यूज कर लेता तो इसका मतलब फिर ये कंडीशन रिडंडेंट हो जाती है, कंडीशन एक्स्ट्रा लगती है, ऐसा लगता है इसका कोई यूज ही नहीं है। या फिर हो सकता है इन दो में से कोई एक इक्वेशन रिडंडेंट टाइप की हो, लेकिन इसका पिक्चर में कोई यूज नहीं है। ठीक है बच्चों, ऐसा नहीं है। थोड़ा ध्यान से देखिए कि आपने जब मैंने इन दो पॉइंट AB को ज्वाइन किया, तो AB को ज्वाइन करने जो वेक्टर आ रहा है उसके डीआर देखिए क्या आ रहे हैं। AB को ज्वाइन करके जो वेक्टर आया है वो यही तो लिखा हुआ है 1 5 2। तो वो जो वेक्टर आ रहा है AB, वही तो प्लेन का नॉर्मल वेक्टर हो गया 1 5 2, क्योंकि अगर P1 प्लेन P2 के परपेंडिकुलर है
तो P2 के नॉर्मल को पैरेलल शिफ्ट करेंगे आप तो फ्लोर वाले प्लेन पे लाई करेगा। आप फील करिए फ्लोर वाला प्लेन P1 है और फ्लोर से जो अटैच कोई भी एक वॉल ले लीजिए, उस वॉल को P2 बोल दीजिए। तो P2 जो वॉल है उसका नॉर्मल वेक्टर यहाँ से कोफिशिएंट से देखिए I + 5j + 2k, उस प्लेन उस वॉल का नॉर्मल है, उस वॉल के नॉर्मल को पैरेलल फ्रीली शिफ्ट कीजिए तो फ्लोर पे लाई करेगा। तो वो वेक्टर तो हमें वैसे ही मिल गया, फ्री ऑफ कॉस्ट AB से मिल गया है, तो उसको 2 बार लिखने की कोई जरूरत नहीं है। तो ये सिर्फ इसलिए डाला गया जिससे आप थोड़ा कंफ्यूज हो, आप ये सोचिए यार इसका रोल क्या है, इसको कैसे यूज करें, और ये यूज ऑलरेडी हो ही चुका है तो फिर इसका किस तरह से यूज आएगा। तो इसलिए मैंने इसको नेग्लेक्ट कर दिया क्योंकि मैं इसको यूज कर चुका था और इसको डायरेक्टली निकाल लिया। फाइनली मैंने प्लेन P1 की इक्वेशन निकाल ली, 95% मैंने वर्क कंप्लीट कर लिया। अब एक छोटा सा काम करना, इफ द डिस्टेंस बिटवीन P1 एंड y एक्सिस, ये जो फर्स्ट प्लेन आया इसकी y एक्सिस से डिस्टेंस निकाल ली है। तो ध्यान से देखिए P1 जो प्लेन है इसमें y का टर्म एब्सेंट है, देयर इज नो टर्म कंटेनिंग y इन द इक्वेशन ऑफ प्लेन P1, देन वी कैन क्लियरली से दैट दिस प्लेन इज पैरेलल टू y एक्सिस। प्लेन P1 इज, प्लेन में जो वाला जो टर्म एब्सेंट होता है प्लेन उस एक्सिस के पैरेलल होता है, प्लेन P1 इज पैरेलल टू y एक्सिस। अब अगर प्लेन P1 y एक्सिस के पैरेलल है और y एक्सिस से डिस्टेंस निकालनी है तो y एक्सिस के किसी भी पॉइंट से आप इसका परपेंडिकुलर की लाइन निकाल लें। तो y एक्सिस पर कोई भी एक पॉइंट ले लें, तो y एक्सिस वो वाला पॉइंट हमने ले लिया 0 0 0, ऑरिजिन ले लिया है ना। प्लेन P1 में लिख लेता हूँ 2x - z = 3। तो ऑरिजिन से इस प्लेन पर परपेंडिकुलर की लाइन निकाल लेते हैं। रिक्वायर्ड डिस्टेंस दी ऑरिजिन से परपेंडिकुलर की लाइन, तो जब ऑरिजिन डालेंगे तो 0 + 0 - 3 अपॉन √2 दैट कम्स आउट टू बी 3/√5, है ना। तो शायद आपसे 5d² की वैल्यू पूछी गई थी, तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके स्क्वायर कर दीजिए, 5d² = 9। तो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज व्हाट, 9.00, 2 डिजिट डेसिमल प्लेस में। ठीक है ना बच्चों। तो ठीक है बच्चों, पढ़िएगा इस टॉपिक को, ये बहुत ही स्कोरिंग टॉपिक है, सिंपल टॉपिक है, क्वेश्चन आने के मैक्सिमम चांसेस हैं इससे ज़्यादा से ज़्यादा, और इजी टॉपिक है, यहाँ से क्वेश्चन छूटता नहीं है। तो इसके सारे प्रोफाइल आप रिवाइज करते रहिएगा और टाइम टू टाइम मैं वीडियो बनाता रहूँगा। जो भी इंपॉर्टेंट प्रोफाइल होगा मेरी कोशिश रहेगी मैं उसको कवर करूँ जिससे आप अच्छे से अच्छे रिवाइज कर पाएँ और थोड़ा बहुत टाइम निकाल के इन वीडियोज़ को देखते रहें अगर आपको कुछ नया सीखने को मिल रहा है तो। ओके, ठीक है बच्चों, थैंक्स फॉर वॉचिंग।